सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया था, ध्यान देना बेटा सब लोग। सप्लाई चैप्टर अपन ने कल स्टार्ट किया था। सामने देखो, सामने देखो। 11 तारीख। हाँ भाई, सामने देखो। तो कल ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था, सप्लाई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना? ठीक है। क्या बताया था कल सबसे पहले मैंने आपको कि सप्लाई में सबसे पहली चीज क्या होती है, कि सप्लाई करता कौन है? कौन करता है? प्रोड्यूसर। कौन प्रोड्यूसर करता है? प्रोड्यूसर कौन होता है? द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। काय के लिए? विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न। सर उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, है ना? सही है। फिर मैंने कल आपको बताया था 3 शब्दों में डिफरेंस होता है। एक वर्ड होता है सप्लाई, एक होता है सेल्स, एक होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है सर? द यूनिट्स लाइंग अनसोल्ड, जो बिकी नहीं उसे क्या कहते हैं? स्टॉक। सही है। जो बिक गई ऑलरेडी उसे क्या कहते हैं? और जो आप बेचना चाह रहे हो उसे क्या कहते हैं? सप्लाई। सही है। फिर मैंने मीनिंग ऑफ सप्लाई बताया था आपको। क्या होता है मीनिंग ऑफ सप्लाई? कितना क्वांटिटीज एक प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है एट गिवन टाइम एंड गिवन प्राइस। उस समय उस प्राइस पर कितना वो बेचना चाह रहे हैं ना, वो उसको क्या कहते हैं? उसकी सप्लाई कहते हैं। सही है। ठीक है। और मैंने बताया था सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट। सर ये क्योंकि एक टाइम के लिए देखा जाता है कि आप एक दिन में पर डे कितना करोगे, पर मंथ, पर वीक, पर आवर, और अलग अलग होती है। समझ लो, टाइम डायमेंशन आ गया, टाइम के लिए देख रहे हैं, तो जहां टाइम आ जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े। फिर कल मैंने आपको बताया था कि सर कोई भी चीज का जो सप्लाई है वो बदलते रहता है, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सही है। तो सर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से वो चेंज होता रहता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई बदलते रहती है, जिसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? उसी चीज का प्राइस। सही है कि नहीं है? तो सर प्राइस तो सबसे मेन होता है ना? तो चलो आज हम सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सारे खत्म करेंगे, जो बच जाएगा देख लेंगे। देखो खाना वाना भी लाया करो आप लोग समझो यही अपना स्कूल है, जीवन ऐसा ही तो है, और क्या भाई। जहां आपकी क्लासेस थोड़ी लंबी चल जाती है, ले आया करो ना यार। समझो बिना है टाइम नहीं मिलता है यार। अभी देखो, अभी मेरे आने में मिला ना कहीं मिल जाएगा। छुपके खाते रहा करो। आज तक कौन सी स्कूल की टीचर ने रोक लिया मेरे को बिना खाए? पहली क्लास में खाया, क्लास टीचर के सामने। समझ रहे हो? तो सभी ने खाया है ना। तो फिर आपके हेल्थ का ध्यान रखना आपका जिम्मेदारी है। आप दूसरे भी क्यों दे रहे हो? वो टाइम दे नहीं रहा है या नहीं दे रहा, बीच में 1-2 मिनट भी मिले, खा लो। कुछ भी लाओगे तो खा पाओगे, तो लाया करो बेटा, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। क्लासेस कभी भी थोड़ी लंबी चल सकती है, आप समझो अपन सीए कर रहे हैं। देखो क्या है, यहाँ पे हमें जहां टाइम मिल जाए वहां पे खा भी लेना चाहिए, जहां टाइम मिल जाए नींद पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि हम जहां टाइम मिल जाए ज्यादा पढ़ सके, जहां टाइम मिल जाए। समझ रहे हो? क्योंकि टाइम कभी भी ज्यादा तो है ही नहीं। टाइम तो सबसे स्केर्स रिसोर्स है। दुनिया का सबसे ज्यादा स्केर्स रिसोर्स क्या है? टाइम। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी, मुकेश अंबानी के पास भी, इलॉन मस्क के पास भी, और कम पड़ता है हमेशा सर टाइम। सही है। फिर भी लोग काम कर ही रहे हैं ना। आप सोचो, मुकेश अंबानी की 300 से ज्यादा कंपनीज हैं, साल 365 होते हैं साल में दिन, और उससे ज्यादा कंपनीज है। कैसे मैनेज करते होंगे? करते ही है ना। इलॉन मस्क आज अभी भी बता दूं, मुझसे तुमसे कई ज्यादा मेहनत करता है। आज अपन जब लंच करते हैं, खाना खाते हैं, हम आराम से करते हैं बैठ के, टीवी वी देख के। बेटा वो लंच करता है मीटिंग लेते हुए, सबको सामने बिठा के। 16 घंटे काम कर रहा है अभी भी, 16। हमारे देश में सरकारी नौकरी में 8-9 घंटे काम होता है, पता है आपको? जिसमें भी लंच करते हैं बीच में 2-3 घंटे का। और क्या, लंच है 1:30 बजे, बट वो 12:30 बजे बाद काम लेना बंद कर देते हैं। कोई भी 12:30 बजे बाद आएगा, अब आयो 12:30 बज गए, लंच का टाइम हो रहा है, जबकि अभी लंच में 1 घंटा बाकी है। ठीक है। तो लंच में टाइम से पहले ही माहौल बनाना चालू कर देते हैं, काम लेना बंद। फिर लंच होता है 1:30 बजे, 1:30 का फिर 1:30 से आधी घंटा होता है, फिर 1:30 से 2 बजे तक तो लंच है। उसके बाद हाथ वाथ धोने जाएंगे, सुसु करने जाएंगे, उसके बाद आधी घंटा लगा देते हैं।
समझ रहे हो? तो फिर 1 घंटा थोड़ा सा काम करते हैं, फिर चाय का टाइम हो जाता है इनका शाम को, सरकारी नौकरी में। ये है सरकारी नौकरी। इसलिए तो बोल रहा हूं काम कम करते हैं। वो कितना काम करता है अपने को सीखना चाहिए। चलो, जहां मौका मिल जाता है खाना खा लेता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपके देश की इकोनॉमी इसलिए कम है, उनके देश की इकोनॉमी इसलिए आगे है, क्योंकि वो लंच आवर्स लेते ही नहीं, ज्यादातर लंच आवर्स में भी काम करते हैं। इसलिए खैर सबका अपना अपना होता है, लेकिन ठीक है। आपको मैंने क्या कहा, आप भी तो कुछ बढ़िया जीवन में अचीव करना चाह रहे हो, तो बढ़िया अचीव करना चाह रहे हो तो लेके आया करो खाना, जहां मौका मिल जाए चेप लो। तो सुनो, पहला फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूं, प्राइस ऑफ द गुड। देखो सर, जो सामान की प्राइस होती है ना, उससे उसकी सप्लाई पे तो इंपैक्ट आता ही है। प्राइस ऑफ द ओन गुड, है ना। कैसे इंपैक्ट आता है? बड़ा सिंपल है सर। मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, एसी बेचता हूं, सही है, अलग अलग ब्रांड्स के एसी बेचता हूं। बेटा मोबाइल अंदर रख ले। अलग अलग ब्रांड्स के एसी बेचता हूं, तो कैसे समझाएंगे? मैंने कहा था आपको, जब प्राइस की बात करें तो सर बाकी कुछ भी नहीं सोचेंगे, सब कुछ मान के चलेंगे कांस्टेंट। तो सर अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अगर मान लो कोई भी एसी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मान लो इसका प्राइस बढ़ गया, है ना, इसका प्राइस बढ़ेगा, तो प्रोड्यूसर उसे ज्यादा बेचना चाहेगा, क्योंकि सर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। So when price increases, profit also increases. So producer would sell it more. Producer उसे ज्यादा बेचना चाहेगा। अब इसका उल्टा करो, मान लो अगर इस एसी का प्राइस क्या हो जाए कम, इस वाले का, और भी रखता हूं अलग अलग, मैं कह रहा हूं अभी इस एसी की बात कर रहा हूं, इस एसी की, डाइकिन वाले की, समझ रहे हो? तो सर अगर डाइकिन वाले का प्राइस बढ़ेगा तो इसमें मेरा मुनाफा ज्यादा होगा बाकियों से, तो मैं ज्यादा क्या बेचूंगा? ये तो बेचूंगा। अब इसका उल्टा कर दो, अगर अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सोचो लागत वागत उतनी लग रही है, लेकिन इसका प्राइस गिर जाए, तो प्राइस गिर गया तो मुनाफा इसमें क्या होगा? कम। तो प्रोड्यूसर इस वाले को क्या बेचेगा? काय के लिए काम करता है प्रोड्यूसर? खाता मैंने। सर सिंपल सी बात है, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है तो सोचो अगर सामान का प्राइस बढ़ जाए तो फिर तो मुनाफा बढ़ गया, सही है कि नहीं है? ठीक है, तो फिर वो उसे ज्यादा बेचना चाहेगा। एंड अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अगर कोई चीज का प्राइस गिर रहा है तो सर फिर उसमें मुनाफा क्या होगा? उसको कम। तो मुनाफा कम होगा तो उसे वो कम बेचेगा, सही है। तो एक बात बताओ कि प्राइस का प्रभाव कैसा बढ़ रहा है सप्लाई पे? पॉजिटिव। सब प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ती है ना। सो प्राइस इफेक्ट ऑफ सप्लाई इज, तो सर वी कैन से दैट प्राइस का प्रभाव सप्लाई पे कैसा पड़ता है? पॉजिटिव पड़ता है। वी कैन से दैट देयर इज डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस और डिमांड में। कैसा रिलेशन था? इनवर्स। कैसा रिलेशन था? इनवर्स। सही है। यहां पे कैसा है? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसमें? बिटवीन सामान की प्राइस और उसकी, सही है क्या? अरे बोलो यस और नो। सब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशन, और प्राइस घट रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, सही है, ठीक है, इजी। अब बताओ, इसका टेबल बनाते हैं, चलो। प्राइस उसी चीज की सप्लाई, है ना। डाइकिन की बात करें, डाइकिन एसी, सुनना, जब इसका प्राइस था मान लेते हैं 38,000, ठीक है, तो मैं इसको बेचता था 100 पीस, ठीक है, 100 यूनिट। फिर इसका प्राइस मार्क, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, लागत वागत उतनी लग रही है, सोचो सिर्फ प्राइस बढ़ गई तो फिर तो मेरा मुनाफा ज्यादा ही होगा। सोचो लग उतना ही रहा है जितना कल लग रहा था, लेकिन आज प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो मेरा मुनाफा ज्यादा होगा फिर तो आज, सही है। तो मान लो टुडे द प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस हो गई 42, तो अब मैं क्या बेचना चाहूंगा आज इसको? ज्यादा। तो सर क्योंकि मुनाफा क्या हो रहा है? ज्यादा, तो इसको ज्यादा बेचना चाह रहा हूं, 200 यूनिट्स। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर इसका प्राइस क्या हो जाए? कम। बताओ, मान लो कम हो गया, बहुत कम हो गया, बताओ 33,000 हो गया, तो फिर तो सर इस वाले को कम बेचेंगे, कुछ और बेचो फिर तो, सही, कोई और ब्रांड का बेच दो ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप देख ही रहे होगे बच्चों कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हाई प्राइस होने पे प्रोड्यूसर उस चीज को ज्यादा बेचना चाहेगा, और लो प्राइस है तो प्रोड्यूसर उस चीज को कम बेचना चाहेगा, सही है, क्लियर। अच्छा, अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो बताओ कैसा बनने वाला है? बता सकते हो बिना बनाए? सर अपवर्ड ही बनेगा, क्योंकि दोनों कैसे चल रहे हैं? जब भी ऑपोजिट चलते हैं कैसा बनता है? डाउनवर्ड। डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, ये कैसा बनता है? चाहो तो बना के देख लो, ये लो,
यहाँ पे क्या बनाते हैं ऊपर वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स पे क्वांटिटी सप्लाइड। चलो अब देखो, हाँ भाई कितना था प्राइस बताओ सर, जब 38,000 था कितना बेच रहे थे, 100 यूनिट, ठीक है 38 पे 100 यूनिट। फिर प्राइस क्या हो गया सर, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ज्यादा प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा बेचना चाह रहे हो, प्राइस हो गया 42, सो अब आप ज्यादा बेचना चाह रहे हो सर, देखो प्राइस बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ गई है ना, कितना 200, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा सर लो हो जाए प्राइस, तो प्राइस गिरेगी तो इसको कम बेचूंगा, सही है, प्राइस गिर गई 33 तो मैं कम बेचना चाह रहा हूं कितना 50, सर इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करोगे कैसा बनेगा बताओ सप्लाई कर्व, देख लो अपवर्ड ही बन रहा है, मैं तो कहा ही था अपवर्ड। तो याद रखिएगा सप्लाई कर्व कैसा होता है, इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो सर याद रखिएगा सप्लाई कर्व कैसा होता है, इट इज एन सही है, क्लियर है सभी को, पक्का, ठीक है। चलो तो ये प्राइस का समझ में आया कि प्राइस का प्रभाव कैसा पड़ता है सर, सर सिंपल है, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस बढ़ रही है तो मुनाफा बढ़ेगा उसमें उसका, वो ज्यादा बेचेगा फिर उसको, सही है। और अगर अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सोचो सब कुछ उतना ही लग रहा है लेकिन प्राइस गिर गई, तो प्राइस गिरने से तो मेरा मुनाफा क्या हो जाएगा फिर, तो क्योंकि बाकी तो उतना ही लग रहा है ना, समझते हो इस बात का मतलब, समझाता हूं सामने देखो फिर से। मान लो मैं तो हलवाई हूं, ठीक है, एक हलवाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, समोसे बनाता हूं, 15 रुपए की मेरी लागत आती है, प्लस 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ता हूं, कितना 5 रुपए का, और बेचता कितने में हूं, मार्केट प्राइस क्या है 20। अब तुमने मेरे से पूछा सर अगर प्राइस है 20 कितना बेचना चाहोगे, मैंने कहा बेटा 1000, सही है, ये है, यही तो होती है तुम्हारी टेबल। इसका मतलब समझे, वो जो प्राइस लिखा था मैंने वो कौन सी प्राइस होती है, जो प्राइस मैं लिखता हूं हमेशा वो कौन सी प्राइस होती है, आया समझ में, वो मार्केट प्राइस होती है। हाँ भाई इधर इधर, तो प्राइस थी 15, 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते थे, 20 रुपए प्राइस, 1000 बेचता था। फिर अब सुनो मैंने क्या कहा, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, अदर फैक्टर्स बीइंग मतलब लागत वागत वो तो होती है ना, अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही तो ये तो बदलेगा सिर्फ, देखो सिर्फ प्राइस बढ़ गई सर 25 रुपए का, ये उतना ही है, अब बताओ प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आया, अब आया अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है कि सर बाकी सब तो उतना ही है ना, सिर्फ प्राइस बढ़ गई तो आपका मुनाफा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप उससे ज्यादा बेचना चाहोगे। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, तो अब देख रहे हो कि क्या होता है सर, प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रोड्यूसर उससे ज्यादा बेचना चाहेगा। समझ गए आप, इसका उल्टा भी समझाओ नहीं तो, समझ गए, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सोचो प्राइस गिर गई तो मान लो प्राइस हो गई 18, इसमें कितना मुनाफा होगा फिर, सिर्फ 3 रुपए का, बोले सर सिर्फ 3 रुपए क्या बेचे फिर, समोसा कुछ और बेचेंगे, आई ना बात समझ में, पक्का, खत्म। चलिए तो देखा जैसा भी आपने कि देखो सर प्राइस बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, प्रॉफिट उस चीज में ज्यादा होता है, इसलिए प्रोड्यूसर उस चीज की सप्लाई क्या करेगा, सही है। देखा अभी आपने कि हमने प्राइस चेंज किया, अब हम बाकी फैक्टर्स की बात करते हैं, तो जब बाकी फैक्टर्स की बात करते हैं तो प्राइस क्या रहता है सर, बाकी फैक्टर में दूसरा क्या था, प्राइस ऑफ इनपुट्स। अब आप लागत की बात कर रहे हो, इनपुट्स, इनपुट्स क्या होता है, मटेरियल, माल मटेरियल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सुना है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, कोई भी सामान को बनाने के लिए क्या चाहिए सर बताओ, क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन है नॉन इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ने वाला, 1 2 3, ठीक है, क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो चीजों जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है, जिनके बिना प्रोडक्शन करना पॉसिबल, उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको बता देता हूं, होने को तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 2 होते हैं, एक होता है प्राइमरी फैक्टर, एक होता है सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी मतलब मेन, मेन वाले फैक्टर्स में आता है लैंड लेबर, देखो कोई भी सामान को बनाने के लिए क्या चाहिए सर, जमीन तो चाहिए, जमीन चाहिए, प्रीमाइसिस चाहिए है ना, लैंड चाहिए, लेबर भी चाहिए, उसके बिना सामान नहीं बन सकता, फिर मशीन इक्विपमेंट्स बहुत सारी चीजें चाहिए, मटेरियल फटीरियल कैपिटल चाहिए, और सर इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, या क्या कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर, उसे संभालने वाला एक संस्था चाहिए,
सही है, ये होते हैं मेन फैक्टर। सेकेंडरी कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल, फ्यूल और पावर। ठीक है, खैर मेन वालों की बात यही होती है बेटा, सारी चीजें यही होती है चार। अब मेरा इतना सा कहना है तुमसे, इनको बोलते हैं इनपुट्स। कोई भी सामान को बनाने के अगर इनपुट्स महंगे हो रहे हैं तो लागत ज्यादा लगेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर बड़ा सिंपल है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना समोसे वाला। मान लो इनपुट्स लगते हैं 15 रुपए के, समझ रहे हो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है फिर अपनी 15। प्रॉफिट क्या जोड़ता हूं? 5 रुपए का। और समोसा कितने में बेचता हूं? बताओ बताओ, अरे बताओ ना। 20। 20 में कितने बेचता हूं? सेम पिछला वाला, 1000 बेचता हूं। सही है। अब मेरे को एक बात बताना जो तुमसे पूछूं, अगर मान लो आलू हो गए महंगे, आलू, हाँ भाई, आलू और सारे इनपुट्स हो गए महंगे, अब क्या होगा बताओ? अदर प्राइस बीइंग, सर जब देखो अब अदर फैक्टर बदल रहा है तो प्राइस क्या रहेगी? प्राइस सेम है, प्राइस नहीं बदलेगी। अब मेरे को एक बात बताना, देखना अब क्या होगा। सर अगर मान लो इनपुट्स हो गए महंगे, आ जाओ, वो हो गया, होता रहता है, सब्जी ऊपर नीचे होती रहती है, महंगी हो जाती है, सब्जी तेल ये सब महंगा होता रहता है। मान लो ये हो गया सर 18 रुपए का, अब ये 18 का हो गया तो प्राइस, लागत कितनी हो गई? 18। प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा बताओ, क्योंकि प्राइस तो कितनी है? अरे प्राइस तो कांस्टेंट है ना सर, प्राइस तो नहीं बदल रही है, बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सर प्रॉफिट तो कम हो गया। तो क्या सीखे आप लोग? अब प्रॉफिट कम है तो आज क्या बेचना चाहिए? समोसा क्या बेचना चाहिए? कम। दाल कचौड़ी बेचो। आलू महंगा है तो आलू, आलू वाली चीज बेच क्यों रहे हो? उसमें तो मुनाफा है ही नहीं, क्या बेचोगे ज्यादा? कुछ और चीज बेचो। आई ना बात समझ में? तो सर यही तो इंपैक्ट पड़ता है इनपुट्स का। क्या इंपैक्ट पड़ता है बताओ? क्या इंपैक्ट पड़ा? अगर इनपुट्स क्या हो जाए महंगे तो सर उससे लागत बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो प्रोड्यूसर फिर उस चीज की सप्लाई क्या करना चाहेगा? कम। सही है कि नहीं है? तो आज समोसे कम बेचना चाहेगा, सही है कि ना? तो देख लो आप, प्रोड्यूसर ने सप्लाई क्या कर दी उसकी? कम कर दी सर, सप्लाई डिक्रीजेस। आया सर में? तो क्या सीखे? इनपुट्स महंगा होने से मुनाफा क्या हो जाता है? कम। तो प्रोड्यूसर उस चीज की सप्लाई क्या करेगा जिसमें उसमें मुनाफा ही नहीं, तो कम बेचेगा ना यार। अब इसका उल्टा कर दो, मान लो इनपुट सस्ते हो जाए तो, सर अगर इनपुट सस्ते हो जाए तो मान लो हो गए 13 रुपए के, तो अगर 13 के हो गए तो सर वो तो 20 ही है, तो बताओ क्या होगा? प्रॉफिट 8 हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनपुट सस्ते होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है और प्रोड्यूसर उस चीज को क्या बेचना चाहेगा? ज्यादा। सही है क्या? पक्का? ठीक है। तो सर इनपुट्स सस्ते होने से लागत कम लगती है, प्रॉफिट ज्यादा होगा उस चीज में, तो प्रोड्यूसर उस चीज की सप्लाई को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। समझ में आया सभी को? बोलो बोलो, पक्का? आगे बढ़े, चलो। तो इनपुट्स का प्रभाव क्या पड़ता है सप्लाई पे? उल्टा पड़ता है, देख लो आप। ठीक है सर, महंगे होने से प्रॉफिट कम हो जाता है ना, सिंपल है। चलो तीसरा पॉइंट, ऐसा ही सिमिलर पॉइंट है वो भी, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी से भी प्रभाव पड़ता है क्या? पड़ता है। टेक्नोलॉजी से प्रभाव पड़ता है क्या सप्लाई पे? बिल्कुल पड़ता है सर। कैसे? अब आप देखो सर, दो प्रकार की होती है टेक्नोलॉजी, समझना। एक होता है एडवांस्ड, एडवांस्ड या इंप्रूव्ड या सोफेस्टिकेटेड, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आपकी है, बढ़िया वाली है एकदम सर, चकाचक, तो क्या होगा बताओ? अगर आपकी एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हो, अगर आप क्या यूज कर रहे हो? एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इससे सर लागत क्या आएगी? कम। प्रॉफिट विल बी हायर, तो आप उस चीज का सप्लाई क्या करोगे? ज्यादा करोगे। सही है कि नहीं है? तो सप्लाई विल बी हायर, उस चीज की सप्लाई करोगे आप ज्यादा। सही है। अब इसका उल्टा कर दो सर, अगर आप कैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हो? ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब पुरानी दुरानी, कच्चर, समझ रहे हो? पुरानी हो गई सर, बहुत पुरानी हो गई है ना। ऑब्सोलीट या ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो क्या होगा सर बताओ? अगर आपकी मशीन पुरानी पुरानी यूज करोगे तो क्या होगा सर उससे? इफ यू यूज ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो उससे क्या होगा सर? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी आपकी बाकियों से, सही है, उनसे ज्यादा आएगी, प्रॉफिट आपका कम होगा उस चीज में, तो फिर आपको उससे क्या करना चाहिए? आपको उसे कम बेचना चाहिए फिर, जिसमें उसमें, क्योंकि आपको मुनाफा उसमें नहीं हो रहा है। सही है कि नहीं है बोलो?
ठीक है, तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजी से भी सप्लाई पे प्रभाव पड़ता है। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सर प्रॉफिट विल बी हायर, तो यू वुड सप्लाई मोर, ज्यादा बेचोगे आप क्योंकि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। बट अगर टेक्नोलॉजी उसमें अच्छी नहीं है आपकी तो प्रॉफिट कुछ होएगा ही नहीं। समझ रहे हो, फालतू खर्चे आएंगे, ज्यादा कमाई होगी कम, तो उसे फिर कम बेचो तुम। समझ रहे हो, अपनी एनर्जी कहीं और लगाओ। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? फर्क पड़ता है टेक्नोलॉजी से। ऐसे ही एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। फोर्थ पॉइंट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। सर गवर्नमेंट पॉलिसी तो बहुत सारी होती है, पटाखे मत फोड़ो दिवाली पे, इधर सूसू मत करो, ये मत करो, वो मत करो, गाड़ी मत लगाओ, 2 हेलमेट पहनो, ये सब क्या है? ऑल दीज आर गवर्नमेंट पॉलिसीज। अरे आए ना। बट हमें सप्लाई चैप्टर में कौन सी चीज इफेक्ट करती है सर? गुड्स और सर्विसेज पे कौन सी पॉलिसी का प्रभाव पड़ता है? टैक्सेस और सब्सिडी की बात कर रहे हैं। तो सुनना, अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट कोई चीज पे टैक्सेस को बढ़ा दे, बताओ गवर्नमेंट अगर कोई चीज पे टैक्सेस को बढ़ा दे, इंपोज कर दे, लगा दे, क्या होगा उससे? सर टैक्स, अब सोचो प्राइस तो उतनी है, दिमाग लगाओ आप खुद ही। टैक्स बढ़ने से क्या होगा? प्राइस तो छप चुकी है ना। कहां गई यार वो बोतल? अब मान लो, ज्यादातर होता है कई बार प्राइस तो छप चुकी है, एमआरपी, अरे याद है एमआरपी तो छप गई सामान पे। अब मान लो ये तो छप चुकी है, ये है कोई चीज। हाँ अब बताओ, ये है वो उसकी डब्बी है ना, लीड की डब्बी है, 0.5 है, 0.7 है? 0.5 वाली पतली होती है। हाँ भाई अब सुनना, ये लीड की डब्बी है, अरे वाली पेंसिल आती है लेड पेंसिल, लीड लेड पेंसिल होती है। अब सुनना है, लॉलीपॉप में भी है, लोगे तुम? मतलब उस पर भी प्राइस है? अच्छा, मेरे को नहीं याद था, कोई नहीं। वो वैसे डबल मीनिंग बात हो जाती है, ली दोगे तुम? जानता हूँ मैं, तुम पैदा हुए थे ना, जब से कर रहा हूँ हाँ इधर देखो देखो इधर देखो, तो इस पे छपी हुई है, इसलिए मेरे को पता था ना, मैंने वो एग्जांपल ही नहीं लिया। हाँ तो ये लेड पेंसिल की डब्बी है, इस पे 5 रुपए प्रिंट छपी हुई है। अब मेरे को एक इतना सा बता दो, अगर मान लो गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, या इससे पोल्यूशन हो रहा है, जो भी है इसके प्रोडक्शन से, मान लो गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया, अब क्या होगा? प्राइस तो उतनी है, प्राइस तो छप गई, प्राइस तो उतनी है, तो आपका मुनाफा क्या होगा? फिर उस पर इंपैक्ट होगा, प्रभाव आएगा, क्या हो जाएगा? उस पर मुनाफा कम, तो फिर आपको क्या बेचना चाहिए? इस वाले को, इस वाले को कम। सही है ना? तो सर यही तो होता है, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन एनी गुड, प्राइस बीइंग कांस्टेंट, तो सर इससे क्या होगा सर? प्रॉफिट विल बी लेस, तो सर प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई क्या करना चाहिए? फिर उसे कम करेगा। एग्जांपल दूं आपको, जैसे डीजल कार्स, डीजल कार पे क्या कर रही है सरकार? बहुत टैक्सेस वैक्सेस लगा देती है, उससे क्या हो जाता है सर? उसमें प्रोड्यूसर को मुनाफा नहीं हो रहा ज्यादा, समझ रहे हो? तो सप्लाई क्या करती प्रोड्यूसर्स ने? उसकी कम। अब आजकल गाड़ियां नहीं बना रहे डीजल वाली, ले दे के एक टाटा बनाता है छोटी गाड़ियों में डीजल, बाकी बंद हो गई। समझ रहे हो? अब आप सुनिएगा, ऐसे ही उल्टा कर दो, अगर गवर्नमेंट कोई चीज पे टैक्सेस क्या कर दे? कम, या क्या दे? सब्सिडी दे दे। मान लो सब्सिडी दे रही है सर गवर्नमेंट, तो उससे क्या होता है बताओ? सर उससे प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर की तरफ से सोचो बेटा, कंज्यूमर की तरफ से, तुम्हें क्या फायदा होगा सर? सर हमारे, तुम्हारी जो लागत है वो कम आएगी ना, फिर उतना नहीं लगेगा तुम्हारा। भैया 5 रुपए की कैसे आती है पता है आपको? 3 रुपए की आपकी कॉस्ट है, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? पढ़ा है ना नेशनल इनकम जिन्होंने पढ़ा है? फैक्टर कॉस्ट मतलब सारे खर्चे जोड़ के, आपका प्रॉफिट भी जोड़ के कितना है? 3 रुपए। 2 रुपए का क्या देते हो तुम सरकार को? इस पे टैक्स, तभी तो इसकी प्राइस क्या लेते हो कस्टमर से। अब मैं कह रहा हूं कि टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने और प्राइस वही है, अब बोलो, टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया 3.5 रुपए, तो कितना होगा बताओ? हो, ये तो पूरा भी नहीं पड़ रहा। मान लो 2.5 कर दिया, अब तो सर ये तो हमारा कमाई प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालेगा, तो सर ये तो क्या हो गया? फिर इसको वो सप्लाई कम करेगा। कॉस्ट में तो जुड़ा होता है प्रॉफिट दीदी, फैक्टर कॉस्ट। अभी बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर्स की कॉस्ट जो मेरे लगे, मेरा प्रॉफिट जोड़ के, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट भी जोड़ता है,
समझ में आया? उसके बाद जोड़ता है टैक्स। कोई बात नहीं, जब नेशनल इनकम पे आएंगे तब आपके दिमाग के ताले खोलूंगा मैं बहुत सारे लो। हाँ जी, आप तो इतना सा बताओ, अगर टैक्सेस और सब्सिडी कम, सरकार क्या लगा रही है? कम। टैक्स ने टैक्स भी कम कर दिया, ऊपर से सब्सिडी भी दे रही है आजकल सरकार, ईवी गाड़ियों पे दे रही है ना, कंज्यूमर को भी दे रही है, बनाने वाले को भी दे रही है, मुझे भी दे रही है फायदे। तो क्या होगा सर? मेरा मुनाफा ज्यादा, उसमें तो ज्यादा होगा, तो फिर मैं उसे ही तो ज्यादा बेचूंगा, तो उसकी सप्लाई ज्यादा करूंगा। तो आज की डेट में अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो ज्यादातर वो आपको क्या पिच करेंगे कि आप कौन सी गाड़ी खरीदो, क्योंकि उसमें उसका मुनाफा क्या हो रहा है? ज्यादा। सरकार भी फायदे दे रही है ना उसको, समझ गए? ये है रीजन। ठीक है, तो टैक्सेस कम है, सब्सिडी, अगर सरकार टैक्स कम लगा रही है, सब्सिडी दे रही है, तो उससे मुनाफा बढ़ता है, प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई क्या करेगा? ज्यादा। समझ में आया सभी को? पक्का? तो टैक्सेस से भी प्रभाव पड़ता है। एक और 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं अपन नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स क्या मतलब सर? या कंपटीशन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स या नंबर ऑफ सेलर्स। अब सुनना, अगर किसी मार्केट में, बताओ मेरे को, सोचो नंबर ऑफ फर्म्स बहुत बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही है, सोचो नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर खूब ज्यादा है वहां पर, तो आप भी सप्लाई, फिर तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो फिर आप भी सप्लाई क्या करोगे? बोलो। जब कंपटीशन बहुत हाई है तो आप भी सप्लाई क्या रखोगे? हाई, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कस्टमर कहां भाग जाएगा? वो तो दूसरे के पास चल जाएगा, तो आप भी सप्लाई क्या रखोगे सर? हाई। अब इसका उल्टा करो, सोचो अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम है किसी मार्केट में, तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत कम है। और मैंने तो कहा ही था आपको, जहां पे कंपटीशन नहीं होता बेटा, बहुत कम है, वहां जानबूझ के सप्लाई क्या करते हैं? कम रखते हैं। बताया था क्या? रेलवे का एग्जांपल दिया था, जानबूझ के सप्लाई कम रखते हैं, सो दैट डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, और हाई प्राइस चार्ज कर सके कस्टमर से। समझ गए क्या? जानबूझ के अपनी सप्लाई को क्या रखते हैं? कम, क्योंकि उसको भी पता है कस्टमर कहां जाएगा, क्योंकि कंपटीशन कुछ है ही नहीं ज्यादा, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम है, कहां चल जाओगे आप? आज टेलीकॉम है, टेलीकॉम, सिम खरीदते हो, सिम, अरे इंटरनेट। सामने देखना बेटा सब लोग। तो जैसा मैंने आपको बताया, भाई जिस मार्केट में बहुत हाई कंपटीशन है, समझ रहे हो, हाई कंपटीशन है, तो फिर वहां पे तो आपको हमेशा सप्लाई ज्यादा ही रखनी पड़ेगी, कम रख नहीं सकते आप। समझ गए? लेकिन जिस मार्केट में कंपटीशन क्या है? कम, वहां जानबूझ के सप्लाई क्या रखते हैं? कम। समझ रहे हो? एग्जांपल लोगे आप, जैसे आप ले लो सब्जी, वेजिटेबल्स। अब सब्जी का मार्केट सर क्या है? बहुत कंपटीशन है इसमें, तो आप कम थोड़ी बेचोगे, ज्यादा ही बेचोगे, आप ज्यादा से ज्यादा बेचोगे, क्योंकि कस्टमर कहीं और भग जाएगा नहीं तो। सही है? लेकिन जिस मार्केट में कंपटीशन क्या है? बहुत कम है, तो वहां जानबूझ के सप्लाई क्या रखते हैं? लेस रखते हैं। समझ रहे हो? तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? रेलवे ले सकते हो, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं कुछ, उसको भी पता है जानबूझ के क्या है? सप्लाई कम रखता है। ठीक है, फर्क पड़ता है मतलब नंबर ऑफ फर्म से। चलो और सुनिएगा, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, सिंपल सी बात है, ऐसे सोचो, सेम बात को मैं ऐसे भी समझा सकता हूं। अगर मान लो कोई भी चीज में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ फर्म्स क्यों बढ़ रही होगी? जरा सोचो तो सही, नंबर ऑफ फर्म्स क्यों बढ़ती है? कोई भी मार्केट में नए सेलर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अच्छा प्रॉफिट होगा, मतलब बेसिकली अच्छा प्रॉफिट होगा तभी तो आ रहे हैं, है ना? अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा तो आपको भी फिर सप्लाई क्या करनी चाहिए? फिर तो प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हैं। सोचो इस रोड पे 3 जूस वाले थे, अभी 4 दुकानें और खुल गई, 3 और 4 कितनी हो गई? तो क्यों आ गई? नहीं, अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे तभी तो आई, तो अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे तो आपको भी सप्लाई क्या करनी चाहिए? सिंपल है। उल्टा करो अब इसका। अब सुनना, दिमाग लगाना, सोच समझ के बताना। सोचो नंबर ऑफ फर्म्स कम हो रही हैं, यहां से दुकानें छोड़ छोड़ के जा रही हैं, 7 में से 5 दुकानें छोड़ छोड़ के जा रही है, तो आपको सप्लाई क्या करनी चाहिए? सोचो।
सोचो सोचो सोचो, नंबर ऑफ फर्म्स अगर कम हो रही है तो क्यों हो रही होंगी सर? क्योंकि अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होंगे, तो अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं या लॉस हो रहे होंगे, सही है? तो फिर आपको भी क्या करना चाहिए? कम करनी चाहिए। करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर बाकी छोड़ के जा रहे हैं सर, आप तो ज्यादा बेचो। अरे बावड़ी पूछो, ये सोचो कि वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे तो कोई बेवकूफ़ी है फिर तो वहां रुकना। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ऐसा, चलो ठीक है। अब इसको मैं एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ, तीन तरीके बता देता हूँ। एक और ले लो, सोचो पहले तीन दुकानें थी, चार और आ गई, तो सर दुकान ज्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई तो बढ़ेगी ना, वैसे भी मार्केट सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। पहले तीन बेचने वाले थे, अब सात हो गए, तो मार्केट में सप्लाई तो बढ़ी गई, सही है? उल्टा कर दो, सोचो सात में से पांच छोड़ के चल जाए तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। आया समझ में? सिंपल। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। कितने हो गए? पांच। देखो सर, छठा फैक्टर, सिक्स्थ फैक्टर सबसे बड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड चैप्टर में भी तो था, हमने पढ़ा था रिलेटेड गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पे स्पेसिफिकली इन्होंने क्या बताया है? सब्स्टिट्यूट के बारे में बताया है ना। अब आप सुनना, कोई भी दो सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल ले लो। मैं ले रहा हूं डाइकिन एसी एंड वोल्टास, चलो ठीक है, वोल्टास एसी, दोनों एसी है, दोनों कंपनी के आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। क्या कौन से होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसको हम यूज कर सकते हैं उसे बोलते हैं जो एक जैसा ही होते हैं सर। पेप्सी कोक, कुछ भी एग्जांपल ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है? पेप्सी कोक हो गया, चाय कॉफी हो गई, सब हो गया। लेकिन अब प्रोड्यूसर की तरह सोचना, कंज्यूमर की तरह नहीं। अब सोचो, मान लो कोई भी एग्जांपल उठा लो इनमें से, तुम्हारी जो इच्छा हो वो बोलो। एचपी और डेल, ये भी तो सब्स्टिट्यूट है। लो अब सुनना, एक की प्राइस का दूसरे की सप्लाई पे इफेक्ट क्या आएगा बताओ? अगर मैं कह रहा हूं, सोचो आप तो लैपटॉप बेचते हो, सारी कंपनियों के रखते हो, एचपी डेल के भी रखते हो। एचपी और डेल की बात करें, मान लो दोनों के रखते हो आप, एचपी के भी रखते हो, डेल के भी रखते हो, और दोनों का प्राइस सिमिलर सा ही होता है मार्केट में। अब अगर मैं क्या कह रहा हूं, सपोज इफ द प्राइस ऑफ एचपी इंक्रीजेस, ये अगर महंगा हो रहा है तो आप दूसरे वाली, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, दूसरे का तो उतना ही है, तो आप दूसरे वाले की सप्लाई क्या करोगे? सोचो अच्छे से, जवाब दो सोच समझ के। अगर एचपी महंगा हो रहा है तो आप क्या ज्यादा बेचना चाहोगे और क्या कम बेचना चाहोगे? तो एक का दाम बढ़ने से जो दूसरा जो सब्स्टिट्यूट गुड होता है सर, उसकी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि डिमांड में उल्टा चलता था, डिमांड में क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या था? पॉजिटिव। वहां पे मैंने बताया था सर, अगर एचपी महंगा होगा तो सर डेल की डिमांड ऑफ डेल इंक्रीजेस, वहां क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता था डिमांड में। लेकिन यहां क्या होता है सर? सर एक का दाम बढ़ने से दूसरे की सप्लाई क्या हो रही है? सही है क्या? समझ में आया सभी को? और एग्जांपल लेके दिखाऊं? मान लो तुम्हारी थड़ी है, चाय और कॉफी बेचते हो दोनों, चाय कॉफी दोनों बेचते हो। अब एक बार बताओ, अगर और जो भी कस्टमर मांगता है दोनों कुछ भी जो भी दे देते हो, जो भी मांग रहे हो, क्योंकि तो सेम प्राइस है। मान लेते हैं दोनों का प्राइस है 25 रुपए। अब लेकिन अगर क्या हो रहा है, प्राइस ले लो, ये ले लेते हैं चाय की, सप्लाई ऑफ टी, ठीक है, इधर ले लेते हैं प्राइस ऑफ कॉफी, इधर सप्लाई ऑफ कॉफी। मान लो दोनों 25 रुपए, इसकी सप्लाई कर रहे थे 100, ये भी मान लो 100 बराबर थी। अब क्या कह रहा हूं मैं, सुनना, अगर एक का प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए। सपोज प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, उसका वही है। अब बताओ मुझे इसकी सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी प्राइस से? सोचो अगर वो महंगी हो रही है, वो तो उतनी है ना सर, तो क्या ज्यादा बेचोगे? कॉफी। चाय की सप्लाई क्या कर दोगे? तो आपने देखा कि कॉफी का प्राइस बढ़ने से चाय का सप्लाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सही है, उसको कम बेचोगे ना आप। कोई भी कस्टमर आएगा तो क्या बोलोगे? बोलो भैया चाय में तो भी टाइम लगेगा, कॉफी रेडी है। गेम्स खेलते हैं, अब रियल 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 रीजन नहीं बताएगा वो आपको, कुछ ऐसे ही बताएगा। सर बोलो भैया अदरक खत्म हो गई भैया लेने गया है लड़का, कॉफी रेडी है। समझ रहे हो? वो ज्यादा वो पिच करेगा ना, सिंपल सी बात है। अरे है ना, चलो सो सिंपल है सर। अगर एक का दाम बढ़ता है तो दूसरे की सप्लाई कम हो जाती है, एक का प्राइस से दूसरे वाला जो गुड है उसकी सप्लाई पे कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, डाइकिन महंगा होगा तो वोल्टास को बेचूंगा क्या? कम।
सही है, सिंपल सी बात। काय के लिए काम करे? मुनाफे के लिए, जिसमें ज्यादा मुनाफा होगा वही तो करूंगा। समझ में आया सभी को? तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट कैसा है यहां पर? क्रॉस प्राइस इफेक्ट कैसा हुआ बेटा? नेगेटिव। विच मीन्स दैट अगर कोई भी दो सब्सटीट्यूट गुड है तो अगर एक का सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे वाले की सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई ऑफ एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वाई की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑपोजिट चलता है। सही है? पक्का? आगे बढ़े। अच्छा अब सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री का उसने बताया नहीं है, लेकिन आईसीआई है वो, उसके नाम में से आता है, नीचे हो, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बताया तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो फिर भी अपन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए नाम तो इसका भी पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा डिमांड का उल्टा चलता है इसमें। डिमांड में इसमें क्या होता था? क्रॉस प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। याद आया? सर प्राइस बढ़ती है तो क्या होता था बताओ? सर डिमांड में पेट्रोल महंगा होगा, है ना, पेट्रोल, तो बताओ कार की डिमांड ऑफ कार डिक्रीजेस। ऐसे ही होता था उल्टा। लेकिन सर सप्लाई में क्या होता है? बोलो, सप्लाई में क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री वाले गुड्स हैं तो एक का अगर दाम बढ़ेगा तो दूसरे वाले की सप्लाई भी बढ़ेगी। सोचो आप, मान लो प्रिंटर और इंक, एचपी का प्रिंटर और उसकी इंक, दिमाग लगाओ। अगर एचपी का प्रिंटर का प्राइस क्या हो रहा है? बोलो, अगर बढ़ेगा तो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो सोचो तुम बेचते हो प्रिंटर, मैं बेचता हूं इंक, है ना, अगल बगल में दुकानें अपनी, अपन साथ में काम करते हैं। तुम प्रिंटर बेचते हो, मैं इंक बेचता हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एचपी का प्रिंटर महंगा हो रहा है तो तुम प्रिंटर को क्या बेचोगे? उससे ज्यादा बेचना चाहोगे? मैंने कहा था क्योंकि बहुत सारे रखते हो प्रिंटर तुम, अगर एचपी वाला महंगा हो रहा है तो उसको ज्यादा बेचना चाहोगे, उसको ज्यादा बेचोगे तो इंक भी। तो क्या समझे कि एचपी का प्रिंटर अगर ज्यादा बिकेगा तो उसके इंक की सप्लाई भी क्या होगी? सप्लाई ऑफ इंक विल इंक्रीज। तो कोई भी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो उनमें क्रॉस प्राइस इफेक्ट यहां पे क्या होगा? सप्लाई में पॉजिटिव, डिमांड में क्या था? बस याद रखना, ठीक है। आईसीआई ने नहीं बताया लेकिन अपने काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। एक क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने आगे एंड चैप्टर में, सप्लाई वो मार्केट चैप्टर में, वहां ये लॉजिक काम आता है। समझ में आ गया सभी को? कितने फैक्टर्स हो गए? एक और पढ़ लो, खत्म। सही है, मेन फैक्टर तो यही है, फिर तो अदर फैक्टर बचेंगे। एक लास्ट मेन फैक्टर बचा है, इसके बाद अदर फैक्टर्स है छोटे मोटे चुन्नू, वो तो वैसे ही मैन मेड फैक्टर वो सब। लास्ट फैक्टर देख लो क्या था इसका? प्राइस ऑफ, नहीं, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। सर प्रोड्यूसर जो है वो करंट प्राइस भी एक्सपेक्ट करता है और सर वो फ्यूचर प्राइसेस के बारे में भी थोड़ा अनुमान लगाता ही रहता है। और अगर उसको लगे, बताओ, अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है, इफ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स, प्रोड्यूसर को क्या लग रहा है? अ राइज इन फ्यूचर प्राइस, उसे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो वो अभी सप्लाई क्या करेगा? समझ रहे हो? तो वो प्रेजेंट में सप्लाई क्या करेगा? उसे लग रहा है फ्यूचर में महंगा होगा तो तब बेचूंगा ना, तो अभी वो कम बेचेगा। समझ गए? अब बताओ अगर उल्टा कर दो, प्रोड्यूसर को लग रहा है फ्यूचर में दाम कम होने वाले हैं, इफ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट अ फॉल, फॉल मतलब गिरावट, उसको लग रहा है फ्यूचर में गिरावट आएगी प्राइस में, तो वो अभी सप्लाई क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा। अभी जैसे वो कल मोदी जी ने क्या कहा है, तो सुना है आपने? देशवासियों को क्या बोला है? क्या बोला है बताओ बताओ? आने वाले साल में सोना कम खरीदो, विदेश यात्राएं कम करो, खर्चे कम करो, पेट्रोल वेट्रोल कम डलाओ, कम उपयोग करो, वर्क फ्रॉम होम करो। सही है, ऐसे बोला है ना उन्होंने। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब उनको लग रहा है इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि फ्यूचर में दाम तो गिरेगा। जब डिमांड ही नहीं करेंगे लोग तो डिमांड क्या होगी? प्राइस गिरेगी। प्राइस गिरेगी तो अभी ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहेगा। सही है कि नहीं है? देख लो आप, समझ गए? तो फ्यूचर प्राइसेस से भी प्रभाव पड़ता है। और लो लास्ट फैक्टर भी बढ़ लेते हैं, क्या छोड़े कल के लिए, अब नया ही करेंगे ना फिर टॉपिक। हाँ भाई, पूरा क्या वीडियो अच्छा बन जाता है फिर। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इसका क्या नाम है?
मिसलेनियस फैक्टर्स, इसमें क्या क्या आ जाता है सर? बहुत सारे फैक्टर है इसमें। ए पॉइंट सर, प्रभाव पड़ता है मार्केट का, मार्केट या बिजनेस कंडीशंस। बिजनेस मार्केट में दो ही कंडीशंस होती हैं, दो ही सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि मैंने डिमांड में भी बताया था। एक होता है मार्केट में कई बार बुलिश, मार्केट कैसे चलता है? बुलिश एक्सपेक्टेशंस। बुलिश का मतलब क्या होता है? मार्केट हाई रहेगा। कैसा रहेगा? तो अगर सोचो मार्केट हाई रहने वाला है तो आप हमेशा सप्लाई क्या रखोगे? अगर मार्केट हाई रहने वाला है तो आप भी हमेशा सप्लाई क्या रखोगे? ज्यादा, क्योंकि रिकवर हो जाएगा, मार्केट बढ़िया रहेगा तो आपकी भी निकल के आ जाएगा पैसा। बट अगर मार्केट में बेयरिश एक्सपेक्टेशन है, बेयरिश मतलब भालू, भालू क्या होता है? थोड़ा स्लो होता है। तो मार्केट जब स्लो पेस रहेगा तो तब आप सब प्रोड्यूसर सप्लाई क्या रखते हैं पता है आपको? तब कम रखते हैं, ज्यादा नहीं बेचना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी पता है मार्केट कैसा चल रहा है, डाउन, तो क्या पता रिकवर ना हो। नंबर 2, गोल्स। अब सुनना, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो सर, हर इंसान के अपने अपने गोल्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं ना। अब सुनना, हर कंपनी का गोल क्या होता है? अलग। सही है। अब जैसे जियो, जब जियो इंडिया में आया था टेलीकॉम वाले मार्केट में, तो उसने ज्यादा सप्लाई करी, फ्री करके, फ्री कर दिया था, सस्ता कर दिया था, फ्री कर दिया था। तो सर उसने तो कम प्राइस करके भी बेच दिया, जबकि आपने तो क्या सिखाया था सर? हमेशा हाई प्राइस पे सप्लाई ज्यादा करते। उसने कम प्राइस पे भी सप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि उसका गोल प्रॉफिट कमाना नहीं था, क्या था? मार्केट कैप्चर करना। समझ रहे हो मेरी बात? सेल्स ज्यादा करना। तो अगर आपका गोल क्या है? मार्केट कैप्चर करना, या क्या बोल सकते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा बेचना अगर आपका गोल है, कस्टमर एक्विजिशन आप ज्यादा करना चाहते हो, मतलब ज्यादा मार्केट पे कब्जा करना चाहते हो, तो अगर आपका ये गोल है ना, ये लक्ष्य है, तो आप हमेशा फिर तो कम प्राइस पे भी सप्लाई ज्यादा कर दोगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर आपका गोल क्या है सर? आपका गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना, हाई प्रॉफिट्स अगर आपका गोल है, तो फिर तो आप हमेशा क्या करोगे? आप ज्यादा हाई प्राइस पे ही सप्लाई करोगे। कम प्राइस होते ही सप्लाई क्या कर दोगे आप? कम। आपको बताऊं, एप्पल जो है, एप्पल आईफोन, एप्पल समझते हैं? एप्पल कंपनी जो है ना, वो जब उसके मोबाइल की प्राइस जैसे नया वाला आता है तो पुराने वाले एक दो बंद कर देता है, वो बंद ही कर देता है। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस क्या हो जाता है? एक लिमिट डिसाइड करी हुई है उसने, उससे नीचे आते ही वो बंद ही कर देता है बेचना। कम प्राइस पे बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो अगर आपका गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना, तो आप कम प्राइस पे कभी भी ज्यादा नहीं बेचोगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब मैं बहुत ज्यादा पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं कम प्राइस पे भी पढ़ाता था और ज्यादा पढ़ाता था, ज्यादा आवर्स, 11-11 घंटे लो प्राइस पे भी पढ़ाता था। फिर जब और बढ़िया 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 करने लग गए, तो फिर अब मैं सिर्फ हाई प्राइस पे ही पढ़ाता हूं। क्यों? एक्सपीरियंस भी आ गया, वैल्यू भी आ गई काम में, तो मेरे को लगता है, मैंने कहा नहीं यार, लो प्राइस पे तो नहीं करूंगा मैं काम, अच्छा मिलेगा तो ही करूंगा। अब आप समझ गए मेरी बात? ठीक है। तब 12 घंटे पढ़ाने से जो मैं कमाता था, आज मैं सिर्फ 4 से 5 घंटा कमाने से उससे 3 गुना ज्यादा कमाता हूं। फर्क किसका है? प्राइस का। तब लो प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करता था, आर्ट्स अपने ज्यादा बढ़ाता था। अब मैं सिर्फ हाई प्राइस पे बेचता हूं, क्योंकि अब मेरा गोल क्या है? अब बेचना ज्यादा नहीं है। जब नाम बन चुका है, जब सब जानते हैं पूरे इंडस्ट्री में, तो बेचना ज्यादा पर्पज नहीं है। अब क्या है? ज्यादा कमाना ज्यादा पर्पज है। आगे ना बात समझ में? तो सबका गोल होता है। मैंने याद करो, आपको पहले दिन बताया था सप्लाई चैप्टर में, पूरे टाइम किसके बारे में सोचोगे आप? प्रॉफिट के बारे में। 99 पॉइंट और 0.1 सिर्फ यहां पे मैंने आपको बताया कि देखो, अगर आपका गोल क्या है? ज्यादा बेचना, तो आप कम करके भी बेच दोगे। सैमसंग, एमआई, इनके जो फोन्स आते हैं, ओप्पो, वीवो, आपने देखा होगा, ये सस्ता करके भी बेच देते हैं ज्यादा। क्यों? देयर गोल इज नॉट टू अर्न ज्यादा प्रॉफिट, देयर गोल इज टू सेल मोर, ज्यादा बेचना उनका गोल है। और एप्पल लेकिन हमेशा क्या करता है? वो लो प्राइस होते ही बंद कर देता है, मॉडल ही बंद कर देता है। समझ गए? अभी आईफोन 17 आ रहा है, आप आईफोन 11 खरीद के दिखा दो मेरे को, नया है ही नहीं दुकान पे। क्यों नहीं है? आईफोन बंद कर देता है। समझ में आ गया? अभी 17 आ रहे हैं ना, तो 17 आएगा, 16 आएगा, 15 आएगा, 14 आएगा, 13 तक के बंद।
समझ में आ गया? अब जब 18 आ जाएगा ना, जब 18 आ जाएगा, इस साल आ जाएगा 18 सितंबर में, हर साल सितंबर में आता है, 18 आ जाएगा तो 15 भी हो जाएगा बंद। अब आप समझे कहने का मतलब, लॉजिक समझे? ऐसे ही होता है। तो क्योंकि जब उसके दाम कम हो जाते हैं ना, वो बेचता ही नहीं, उसको बंद कर देता है, वो सिर्फ हाई प्राइस पे ही ज्यादा बेचता है। समझ रहे हो? आपको बता देता हूं, वो 40 जैसे उसके मोबाइल की प्राइस 40 के नीचे जाने ही नहीं देता, वो 40 के नीचे जाने से बंद कर देता है मॉडल ही। आगे बात समझ में? ये है गेम। क्लियर है सभी को? एक लास्ट पॉइंट और ये खत्म, सारे फैक्टर्स हो गए अपने। लास्ट पॉइंट तो बहुत ही आसान है सर, मैन मेड या नेचुरल फैक्टर्स। सर नेचुरल फैक्टर्स का भी सप्लाई पे प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल बच्चों, पड़ता ही है। नेचुरल फैक्टर्स है, मैन मेड फैक्टर्स है। एक बार बताओ, नेचुरल फैक्टर्स मतलब सर बारिश वारिश आ गई तो, बहुत ज्यादा फ्लड्स आ जाए तो सप्लाई क्या हो जाती है? कम। अरे बारिश हो जाएगी तो काम धंधे वैसे ही बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं सर दुकानों पे, बाहर नहीं निकल पाता, ऊपर से फसलें हो जाती खराब। हमारे देश की जीडीपी जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर का। तो सर बहुत ज्यादा अगर ऐसा बारिश वारिश फ्लड व्लड हो जाएगा तो सर क्या होगा? फिर सप्लाई पे कम हो जाएगा। तो सर सिंपल है, नेचुरल फैक्टर से भी सप्लाई क्या हो जाती है सर? कम। देखो एग्रीकल्चर तो उसी से चलती है ना, गुड रेनफॉल मींस गुड प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन मतलब सप्लाई अच्छी होगी। अगर बैड रेनफॉल हुई तो प्रोडक्शन विल बी लो, सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। समझ में आ गई? सर मैन मेड फैक्टर्स, अगर राइट्स, दंगे वंगे हो जाएं, दंगे हो जाएं, है ना, स्ट्राइक हो जाए कंपनियों की, लॉकआउट हो जाए, तो सर क्या प्रभाव पड़ता है इससे? सोचो अगर ताले लग जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकआउट हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। आया सर में सभी को? पक्का? खत्म। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए बेटा खत्म। अब अपन कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। समझ में आया सभी को? पक्का? तो नोट्स मैंने भेजे हुए हैं, सारा इसको नोट डाउन कर लेना, कल मिलेंगे फिर।